सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 16 फरवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे CBS न्यूज़ का बड़ा खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर स्ट्राइक के लिए इसराइल को दी सपोर्ट की हरी झंडी। ईरान ने किया बड़ा दावा, कहा हमारी डेटरेंस बहुत मजबूत, हमले के लिए अमेरिका 2 बार सोचने पर मजबूर। ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल शो, कादेर 380 मिसाइल दिखाई, क्या समंदर में खड़े जहाजों की शामत आई। बेंजामिन नेतन्याहू की बहुत बड़ी डिमांड, कहा हमास गजा में अपनी 60,000 राइफलें करे सरेंडर। गजा के नाम पर होगा $5 बिलियन का चंदा। वॉशिंगटन में होने जा रही बड़ी मीटिंग। वेस्ट बैंक पर कब्जे का खेल शुरू, इसराइल ने एनेक्सेशन की प्रोसेस की स्टार्ट, क्या अधूरा रह जाएगा आजाद फिलिस्तीन का ख्वाब। और सऊदी और इराक के बीच बढ़ गई टेंशन, रियाद में इराकी फीमेल एम्बेसडर से बदसलूकी का इल्जाम। शुरुआत करते हैं इस शो की हेडलाइंस। जितनी थी हमेशा की तरह उससे ज्यादा होंगी खबरें। अहम खबरों से करते हैं शुरुआत। ईरान पर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को सपोर्ट की हरी झंडी दी थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर में फ्लोरिडा में हुई मुलाकात के दौरान इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से साफ कहा था कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील नहीं बनती तो वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर इस्राएली हमलों को सपोर्ट करेंगे। यानी ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को एक सिग्नल दे दिया गया था कि बातचीत फेल रहे तो तुम हमला कर देना, हम तुम्हारे साथ हैं। ये दिसंबर की बात फरवरी में खुल रही है। ये खुलासा CBS न्यूज़ की रिपोर्ट में किया गया है, जिसने 2 जानकार सोर्सेस के हवाले से बताया है कि अमेरिका के अंदर अब सीरियस लेवल पर डिस्कशन चल रहा है, सलाह मशवरा चल रहा है कि अगर इसराइल नई स्ट्राइक करता है तो अमेरिका किस तरह पर्दे के पीछे से मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि ये हमला टल गया, ईरान पर अब भी इसराइल हमला कर सकता है और सपोर्ट अमेरिका करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिना मदद में एयर रिफ्यूलिंग, फ्लाइट रूट के लिए दूसरे मुल्कों से एयर स्पेस क्लियरेंस और ऑपरेशनल सपोर्ट शामिल हो सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जॉर्डन, UAE और सऊदी अरब पहले ही साफ कर चुके हैं और कह चुके हैं कि उनके आसमान से ईरान पर किसी भी हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बाकायदा सबने सरकारी लेटर जारी किया है, ये बात रिटर्न में है। इसी बीच अमेरिका तेजी से रीजन में अपने मिलिट्री एसेट्स बढ़ा रहा है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बातचीत की मेज़ पर डील हो या ना हो, मैदान में तैयारी पूरी रखी जा रही है। और अमेरिका जब समंदर में पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तो पहले इसराइल ईरान पर हमला करेगा, ये माना जा रहा है, और इसके बाद अमेरिका उसकी सिक्योरिटी के नाम पर इस जंग में कूद जाएगा। ये बात हम आपसे 10 दिन पहले कह चुके थे, अब रिपोर्ट हो रही है, दर्ज हो रही है, यही बातें हो रही हैं। इस बीच दोस्तों याद बस ये रखिएगा और ज़रूर रखिएगा कि अमेरिका को दुनिया के सबसे बड़े अपने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के मिडिल ईस्ट पहुंचने का इंतज़ार है, जो कैरिबियन से रवाना हो चुका है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात एक दबी हुई आग की मानिंद सुलग रहे हैं और बातचीत बस एक ढकोसला नजर आ रही है। जब भी मैं किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करूं तो आप एक जहाज को मत सोचा करिए। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर न जाने दर्जनों फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स तो होते ही हैं, हजारों फौजी होते हैं और इनके साथ 5 से 7 और वॉरशिप्स और डिस्ट्रॉयर्स चल रहे होते हैं। मतलब ये पूरा एक स्ट्राइक ग्रुप होता है एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ। भाई एयरक्राफ्ट कैरियर खुद तो नहीं लड़ेगा, उसकी हिफाजत के लिए भी, और पूरा कहते हैं ना, पूरा लाओ लश्कर साथ चलता है। तो इस पर तो रसद होती है एक तरीके से जंग की। असली साथ में हथियार जहाज की शक्ल में और भी चल रहे होते हैं। तो पूरा एक बेड़ा होता है, और ये बेड़ा, एक और बेड़ा अब्राहम लिंकन के अलावा मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ते हैं आगे। ईरान ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि हमारी डेटरेंस ने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यानी हमारी जवाब देने की कुव्वत से अमेरिका के पांव हिल रहे हैं। ये ईरान का दावा है। ईरान ने खुलकर कहा है कि उसकी मिलिट्री तैयारी अब उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां अमेरिका को कोई भी कदम उठाने से पहले 2 मर्तबा सोचना पड़ता है, 2 बार हिसाब लगाना पड़ता है। ईरान के सिविल डिफेंस चीफ गुलाम रजा जलाली का कहना है कि ईरान ने ऐसे डिफेंस प्लान बना लिए हैं जिनके तहत अमेरिका और इसराइल दोनों को किसी भी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जलाली ने कहा कि ईरान ने डेटरेंस इक्वेशन इस तरह सेट कर दी है कि दुश्मन अब हर एक्शन से पहले
कॉस्ट यानी कीमत और रिजल्ट का कैलकुलेशन करने पर मजबूर है। यानी मतलब अपना नुकसान कितना होगा वो पहले ही थोड़ा सा गुणा भाग कर लेता है। यानी ईरान के दुश्मनों के लिए कोई भी सीधी जंग अब आसान ऑप्शन नहीं रही। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त आया है जब खाड़ी के यानी गल्फ के पानी में, समंदर में अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स की हलचल बढ़ी हुई है और रीजन में टकराव की बातें फिर तेज हो रही हैं। जलाली ने दावा किया है कि अमेरिका इस वक्त ईरान के खिलाफ 3 गेम खेल रहा है। पहला गेम है मीडिया के जरिए जंग का डर फैलाकर दबाव बनाना, दूसरा गेम है लिमिटेड स्ट्राइक का ऑप्शन जिंदा रखना और तीसरा गेम है किसी बड़ी रीजनल वॉर की जमीन तैयार करना। लेकिन जलाली के मुताबिक ईरान इन तीनों सिनेरियोज के लिए जवाबी प्लान पहले से तैयार करके रखा हुआ है और साथ ही मिलिट्री ताकत बढ़ाने के साथ इकोनॉमी और सोशल कंट्रोल पर भी ईरान का फोकस जारी है। ये ईरान के ऑफिशियल का कहना है। यानी ईरान पुष्पा है, झुकेगा नहीं, तैयार है, आ जाओ, आंधे, ये कर रहे हैं वो। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, खबर ये है कि अमेरिका और इस्राएली अफसरों के बीच अंदर खाने ये राय मजबूत होती दिख रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील के आसार बेहद कम बचे हैं। लेकिन इसी माहौल में ईरान की तरफ से उल्टा सिग्नल आया, जहां डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर माजिद तख्त रवांची ने कहा कि अगर अमेरिका इकोनॉमिक सैंक्शंस यानी आर्थिक पाबंदियां हटाने पर बात करने को तैयार हो तो ईरान भी समझौते के लिए राजी है और अब पहले भी राजी था, अब भी राजी है। उनका बयान, रवांची का बयान, ये दिखाता है कि दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। हमने इसके बारे में आपको डिटेल खबर दिखाई थी, लेकिन इसे यहाँ जोड़ना जो है वो ज़रूरी था। रवांची ने कहा मगर दूसरी जो है कि अभी जो है ये डील हो सकती है, मगर दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर शक गहरा रहा है कि बातचीत का कोई ठोस नतीजा निकलेगा भी या नहीं। दोस्तों, बैकग्राउंड में मिलिट्री बिल्डअप जारी है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स आगे बढ़ रहे हैं, धमकियां चल रही हैं और उसी के साथ डिप्लोमेटिक चैनल भी खुला रखा गया है। यानी एक हाथ में बातचीत, दूसरे हाथ में दबाव। अब असली सवाल यह है कि क्या सैंक्शंस की गांठ खुल सकती है जो ईरान चाहता है, या यही रस्साकशी आखिर में किसी बड़े टकराव की तरफ लेकर जाएगी पूरे रीजन को। ईरान ने जमीन के नीचे से समंदर में खड़े वॉरशिप्स को तबाह करने की कुव्वत रखने वाली मिसाइलें दिखाई हैं और इनमें से एक मिसाइल का नाम है कादेर 380, कादेर 380। ईरान से जुड़े एक टेलीग्राम चैनल ने एक ऐसी तस्वीर जारी की है जिसने रीजन की मिलिट्री हलचल को और तेज कर दिया है। ये तस्वीरें इसराइल से जुड़े हैंडल्स भी शेयर कर रहे हैं। तस्वीर में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी कि IRGC नेवी के एक अंडरग्राउंड बेस के अंदर कादेर 380 एंटी शिप क्रूज मिसाइल दिखाई गई है। ये पानी के जहाज़ों की दुश्मन मिसाइल है। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज करीब 1000 किलोमीटर है, यानी गल्फ से लेकर दूर के समंदर तक किसी भी दुश्मन जहाज को सीधे निशाने पर लेने की कैपेबिलिटी है इस मिसाइल में। तस्वीर का मैसेज बिल्कुल साफ है। ईरान सिर्फ मिसाइल नहीं दिखा रहा, बल्कि ये बता रहा है कि उसका नेवल आर्सेनल जमीन के नीचे छिपे नेटवर्क से ऑपरेट होता है, जिसे ढूंढना और खत्म करना, तबाह करना आसान नहीं है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, जहां तक मैंने पढ़ा है, कि अंडरग्राउंड लॉन्च साइट्स का मतलब है सर्वाइवेबिलिटी, यानी अगर जंग छिड़ती है तो पहले हमले में भी सिस्टम जिंदा रहेगा और माकूल जवाब देगा। अब ईरान से बाहर की कुछ खबरों का रुख करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास से 60,000 राइफलें मांगी हैं, यानी हजारों राइफल सरेंडर करने का मुतालबा किया है। और ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरा सुनिएगा, हर्फ ब हर्फ सुनिएगा। इसराइल में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने 15 फरवरी को यह साफ कहा कि अगर हमास का डिसआर्ममेंट यानी कि निरस्त्रीकरण होगा तो आधा अधूरा नहीं होगा बल्कि पूरा होगा, और सिर्फ भारी भरकम हथियार छोड़ देने से बात खत्म नहीं होगी, बल्कि हर बंदूक गजा से बाहर जाएगी, हर गोली सरेंडर करनी होगी, क्योंकि नेतन्याहू के मुताबिक गजा में असली तबाही टैंक या तोप से नहीं बल्कि राइफल से हुई है। यानी नेतन्याहू IDF के जवानों के मारे जाने की तरफ खामोश इशारा करता हुआ ये कह रहा है कि वो चाहता है कि उसका कोई भी फौजी आगे ना मारा जाए, इसकी हर राइफल रखनी होगी। नेतन्याहू ने कहा कि लोग बात कर रहे हैं कि हमास सिर्फ भारी हथियार छोड़े, लेकिन गजा में वैसे भी कोई आर्टिलरी या टैंक तो मौजूद है नहीं।
असली हथियार AK-47 है और यही वो राइफल है जिससे 7 अक्टूबर को लोगों को मारा गया। ये नेतन्याहू का बयान है। नेतन्याहू का दावा है कि हमास के पास करीब 60,000 राइफलें हैं और ये सारी बाहर जानी चाहिए। साथ ही आरपीजी, रॉकेट और बाकी हथियार भी गजा में सरेंडर करने होंगे। अरे यही तो भारी हथियार हैं, आरपीजी, रॉकेट, ये सब। लेकिन नेतन्याहू को डर ये है कि कल कहीं पर AK-47 से ये मुकाबला करना ना शुरू कर दें तो वो पहले रखने की शर्त रख दो। नेतन्याहू का कहना है कि गजा को मिलिट्री तौर पर खाली करने का मतलब सिर्फ बंदूकें जमा करना नहीं, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगों का नेटवर्क भी खत्म करना होगा और किसी भी तरह की वेपन फैक्ट्री को, हथियार बनाने की फैक्ट्री को तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर असली डीमिलिटराइजेशन होगा, निरस्त्रीकरण। दिलचस्प बात यह है कि पिछले हफ्ते द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था और हमने आपको बताया था कि एक ड्राफ्ट प्लान के तहत हमास को शुरुआत में कुछ छोटे हथियार रखने की इजाज़त मिल सकती है, बशर्ते वो ऐसे हथियार छोड़ दे जो सीधे इसराइल पर वार कर सकते हैं, जैसे रॉकेट लॉन्चर्स ये वगैरह। यानी पर्दे के पीछे बातचीत का फ्रेम कुछ और है, समझे, और स्टेज पर बयान कुछ और दिए जा रहे हैं। नेतन्याहू नहीं चाहता कि कोई छोटा हथियार भी हमास के पास है। क्या हमास इस पर अग्री होगा? मुझे लगता है ये वो शर्त है जो बात बनाएगी नहीं, बात बिगाड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। गजा के लिए $5 बिलियन का ऐलान हुआ है। ट्रंप ने एक नई और बड़ी मीटिंग बुलाई है। अपडेटेड खबर सुन लीजिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा की रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर, नई तामीर के नाम पर बड़ी रकम टेबल पर आने वाली है। ट्रंप कह रहे हैं बहुत पैसा आने वाला है। ट्रंप के मुताबिक नए बने बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर मुल्क इस जुमेरात को वॉशिंगटन में होने वाली मीटिंग में $5 बिलियन से ज्यादा की मदद का ऐलान करेंगे और साथ ही एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए हजारों स्टाफ भेजने की बात भी सामने आएगी। 15 फरवरी की रात ट्रंप ने ये बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखी। पोस्ट में जो उन्होंने लिखा है वो ये बताया गया है कि 19 फरवरी 2026 को वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड जे ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर्स फिर से इकट्ठा होंगे और वहीं ऑफिशियल तरीके से ये फंडिंग और प्लान सामने रखा जाएगा। दोस्तों, अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये पैसा और फोर्स सच में गजा के लोगों तक राहत पहुंचाएगी या फिर ये भी एक बड़ी ताकतों का एक नया पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा। हम देखेंगे। अब वेस्ट बैंक से खबर है और बुरी खबर है। वेस्ट बैंक की जमीन पर कब्जे का नया कागज तैयार हो गया है। इसराइल ने एनेक्सेशन का, इसराइल में वेस्ट बैंक को शामिल करने का कदम आगे बढ़ा दिया है। 15 फरवरी की शाम इसराइली हुकूमत ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के बड़े हिस्सों को कथित सो कॉल्ड स्टेट प्रॉपर्टी दर्ज करने का ड्राफ्ट पास कर दिया, यानी ये बपौती हमारी। और इस फैसले ने सीधे तौर पर जमीन के मालिकाना हक को बदलने की प्रोसेस खोल दी है, जिसे साल 1967 के बाद पहली बार ऑफिशियल शक्ल दी जा रही है। यानी कागज के जरिए कब्जे को परमानेंटली कब्जाने की कोशिश शुरू हो गई है, परमानेंटली कब्जाने की वेस्ट बैंक को। फलस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने इस फैसले को नाजायज ताकत का कागजी खेल बताते हुए ये साफ कहा कि यह फैसला नल एंड वॉइड है और कोई भी कानूनी हैसियत नहीं रखता है। इस प्रपोजल को आगे बढ़ाने वालों में इसराइल के इंतहा पसंद यानी कट्टरपंथी फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच और मिलिट्री अफेयर्स मिनिस्टर इस्राइल काट्स शामिल थे। और स्मोट्रिच ने इस दौरान खुले लफ्जों में कहा कि सेटलमेंट रेवोल्यूशन जारी है ताकि हमारी तमाम जमीन पर कंट्रोल पक्का किया जा सके। मतलब हमारी जमीन है, उस पर हम कंट्रोल हमारा हो, ये हमें तय करना है। दोस्तों, जमीन की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस असल में मालिकाना हक तय करती है और यही वजह है कि फलस्तीनी हलकों में इसे सीधा सीधा एनेक्सेशन का कदम माना जा रहा है। एक ऐसा कदम जो नक्शे से पहले कागज पर सरहद बदलने की कोशिश है। फ़लस्तीन के मुकद्दर के लिए, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए सबसे खौफनाक खबर है। अब बात करते हैं सऊदी अरब और इराक के बीच पनपी टेंशन की। एक ताज़ा वीडियो के सामने आने के बाद सऊदी अरब और इराक के बीच नाराज़गी बढ़ गई है। लोग कह रहे हैं कि सऊदी एहलकारों का गुरूर एक दिन उन्हें ले डूबेगा। लेकिन कहानी क्या है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इराक की पार्लियामेंट में बड़ा हंगामा हुआ है। दरअसल इतवार को ये वीडियो सामने आया
जिसने सबके सीने में आग लगा दी। इराक की फॉरेन मिनिस्ट्री को सख्त फरमान जारी हुआ कि सऊदी अरब में हमारी एम्बेसडर सफिया तालिब अल सुहैल को महज 48 घंटे में तलब किया जाए, इराक बुलाया जाए। साथ ही एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी तश्कील दी गई जो इस पूरे वाक़ये की तहकीकात करेगी। लेकिन आप पूछेंगे कि वीडियो में ऐसा था क्या जो बवाल मच गया? तो सुनिए। रियाद, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में इराकी एम्बेसी के एक जश्न में सऊदी मेहमान कुर्सियों पर ठाठ से विराजमान थे, जबकि इराकी एम्बेसडर मोहतरमा सफिया अल सुहैल और इराक के अफसर सब अपनी एम्बेसी में ही सऊदियों के सामने खड़े खड़े उनका इस्तकबाल कर रहे थे। सोशल मीडिया पर यह नज़ारा फैलते ही लोग गरज उठे कि यह प्रोटोकॉल की बेइज्जती है और मुल्क की नाक कट गई। इराक के लोग कह रहे हैं कि यह तो शर्मिंदगी की इंतहा है। इराकी मजलिस के स्पीकर यानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैबत अल हलबूसी ने खुद सेशन में यह मसला उठाया और फरमाया कि फॉरेन मिनिस्ट्री फौरन एम्बेसडर को हाजिर करे, पूछताछ करे और पूरी रिपोर्ट हमारे सामने रखे कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी तरफ अब सुनिए पहलू जो बिल्कुल इस स्टोरी में मेन किरदार हैं, इराक की एम्बेसडर मोहतरमा, उन्होंने क्या कहा, दूसरी तरफ का बयान समझना जरूरी है। रियाद में मौजूद इराकी एम्बेसी ने यह बयान जारी करके सफाई पेश की है कि यह कोई रस्मी मुलाकात नहीं थी, ऑफिशियल नहीं थी। सऊदी डिफेंस एग्जीबिशन 2026 के मौके पर एक मामूली अनऑफिशियल जश्न दोस्ती था, यानी दोस्ताना मुलाकात थी। इराकी एम्बेसी ने कहा हम ही मेजबान थे और बैठने की तरतीब डिप्लोमेटिक रिवाज के मुताबिक थी और वीडियो को काट छाट कर बगैर मतलब के फैलाया जा रहा है। ये बस गलतफहमी है, कोई इंसानियत की तौहीन नहीं है। ये इराकी एम्बेसी का बयान है, यानी इराकी एम्बेसी ही इराकी पार्लियामेंट से कह रही है कि आप बेवजह बात का बतंगड़ बनाना बंद कीजिए। समझे, आप भी गोदी मीडिया की तरह उछल रहे हैं। बात तो समझ लीजिए, दोस्ताना मुलाकात थी, दोस्त तो कहीं भी बैठ सकते हैं। हमने उनसे कहा था सोफे बैठ जाइए तो बैठ गए। लेकिन फिर भी मेरा पर्सनली मानना है, चूंकि एम्बेसडर एक मोहतरमा है, एक कुर्सी तो उनसे भी कहा जाता है, एक पीछे उनके खाली पड़ी कि भैया आप भी बैठ जाइए फिर बात करते हैं। पूरा इराकी हमला खड़ा रहा। ऐसा होता है दोस्ती में, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। हमारे घर महफिल होती तो हम भी खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी पूरे सारे लोग बैठे तो ऐसा लग रहा भंडारे चंदा लेने गए हुए सऊदी, और जो है वो डर गई बेचारी, चंदा दे तो चंदा मांग लिया। तो खैर थोड़ा सा कहीं चूक हो गई जिसका बतंगड़ बन गया, तो हमने आपको खबर दे दी दोनों तरफ से। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के साथ डील के बाद सीरिया ने एक बड़ा कदम उठाया है। सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि उसके फौजी अब नॉर्थ ईस्ट सीरिया में मौजूद अल शद्दादी बेस पर पूरा कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, और यह कब्जा किसी लड़ाई के बाद नहीं बल्कि सीधा अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन के बाद हुआ है, बहुत अमन के साथ हुआ है। बयान के मुताबिक सीरियन अरब आर्मी की फोर्सेस ने हसा के इलाके के इस अहम मिलिट्री बेस को ऑफिशियल तौर पर संभाल लिया है। ये वही बेस है और बड़ा अहम बेस है जहां अब तक अमेरिका की अगुवाई वाला अलायंस तैनात था। ये वही ठिकाना है जहां आईएस के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर अमेरिकी फोर्सेस सालों से मौजूद थीं सीरिया की ज़मीन पर, और अचानक इस तरह का ट्रांसफ़र इस बात का इशारा दे रहा है कि ज़मीन पर कुछ बड़ी सेटिंग चल रही है। बयान में साफ कहा गया कि यह हैंडओवर अमेरिकन साइड के साथ समझौते के बाद हुआ, यानी दोनों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत पहले से चल रही थी। अब सवाल ये उठ रहा है, दो बातें हैं कि क्या अमेरिका रफ्ता रफ्ता अपने कदम सीरिया से वापस खींच रहा है, या सीरिया को फिर से अपने इलाकों पर पकड़ मजबूत करने का मौका दिया जा रहा है। तो फिलहाल ये थी कुछ बड़ी खबरें जो हमने कवर की। उम्मीद ही करते हैं कि आपके सामने साफ गोई से रखी है, खबर की तरह रखी है, कोई इधर नहीं कोई उधर नहीं। ये कोशिश शायद आपको पसंद आई हो। बाकी खबरें मेरा मानना है कि 90% अच्छी होती ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दुनिया में अमन व अमान की, ईरान में अमन व अमान की दुआ करते रहिए।